ममता बनर्जी ने इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से एक नारा दिया था, खेला होबे, यानी खेल होगा। दूसरी ओर अब की बार 200 पार के नारे के साथ अपनी पूरी ताकत और संसाधनों के साथ सत्ता हासिल करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी बीजेपी अपनी मंजिल की आधी दूरी भी तय नहीं कर पाई। कुछ राजनीतिक विश्लेषक तो बीजेपी के आशोल परिवर्तन के नारे के सच होने की भी भविष्यवाणी करने लगे थे, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के हिंदुत्व पर ममता का बांग्ला उपराष्ट्रवाद भारी रहा है। हालांकि यही टीएमसी की जीत की अकेली वजह नहीं है। करीब 3 महीने पूरी केंद्र सरकार के अलावा तमाम मंत्री और नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार बंगाल में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार के लिए आए। इस दौरान शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब कोई केंद्रीय मंत्री या नेता यहां रोड शो या रैली नहीं कर रहा हो। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 1.5 दर्जन रैलियां की थीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे नेताओं की रैलियां और रोड शो की सूची तो काफी लंबी है। अपने पूरे तामझाम संसाधनों और हेलीकॉप्टर के जरिए चुनाव अभियान चलाने वाली बीजेपी एक समय यह माहौल बनाने में कामयाब रही थी कि वह हर सीट पर टीएमसी को कांटे की टक्कर देगी, लेकिन चुनावी नतीजों ने उसे करारा झटका दिया है। आखिर बीजेपी के इस भारी भरकम अभियान के बावजूद ममता बनर्जी अपना किला बचाने में कामयाब कैसे रहीं? इसकी कई वजहें हैं। बीजेपी उनके खिलाफ भाई भतीजावाद और अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के आरोप तो बहुत पहले से लगा रही थी। साथ ही पार्टी ने जातिगत पहचान का मुद्दा भी बड़े पैमाने पर उठाया था। मतुआ वोटरों को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान मतुआ धर्मगुरु हरिचांद ठाकुर के जन्मस्थान पर बने मंदिर में गए थे। अमित शाह ने सीएए के जरिए मतुआ समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का वादा किया था। ममता ने बीजेपी के हिंदुत्ववाद की काट के लिए चुनावी मंच से चंडी पाठ तो किया ही, खुद को ब्राह्मण की बेटी भी बताती रहीं। उन्हें अल्पसंख्यकों का तो भरपूर समर्थन मिला ही, हिंदू वोटरों के बड़े तबके ने भी टीएमसी का साथ दिया। इसके अलावा उनके पांव में लगी चोट और व्हीलचेयर पर भी पूरा चुनावी अभियान चलाना उनके पक्ष में गया। कन्याश्री और रूपश्री जैसी योजनाओं की वजह से बंगाल में महिलाओं ने भी ममता का समर्थन किया। ममता अपने भाषणों के जरिए बीजेपी को बाहरी बताते हुए जहां बांग्ला संस्कृति, पहचान और अस्मिता का मुद्दा उठाती रही, वहीं उन्होंने यह माहौल भी बनाया कि देश की अकेली महिला मुख्यमंत्री पर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री किस कदर हमले कर रहे हैं। खासकर प्रधानमंत्री जिस तरह दीदी ओ दीदी कहकर ममता बनर्जी की खिल्ली उड़ाते रहे, उससे महिलाओं का एक बड़ा तबका ममता के साथ हो गया। इसके अलावा ममता चुनाव आयोग पर जिस तरह हमले करती रहीं और उस पर बीजेपी के साथ साठ गांठ के आरोप लगाती रहीं, उसका भी फायदा टीएमसी को मिला। इस चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट वाले संयुक्त मोर्चा की दुर्गति की वजह से इन दोनों दलों के वोटों का बड़ा हिस्सा भी टीएमसी को मिला। बीजेपी को उम्मीद थी कि फुरफुरा शरीफ वाली पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट शायद अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाएगी, लेकिन ना तो वह कोई छाप छोड़ सकी और ना ही असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम। ममता ने बीजेपी की मजबूत गढ़ समझे जाने वाले जंगल महल इलाके में भी खासी सेंध लगाई है और साथ ही अपने मजबूत गढ़ को बचाने में काफी हद तक कामयाब रही हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बारे में बीजेपी के एक नेता ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा, पार्टी को स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं करने का खामियाजा चुकाना पड़ा है। बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यवेक्षकों ने स्थानीय नेताओं को भरोसे में नहीं लिया और अपने राज्यों के फॉर्मूले को यहां लागू करने का प्रयास किया। हमने कई बार इसकी शिकायत की थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक अन्य नेता कहते हैं, उम्मीदवारों के चयन में भी प्रदेश के नेताओं की राय नहीं ली गई और कई उम्मीदवार जबरन थोपे गए। दूसरे दलों से आने वालों को रातों रात टिकट दे दिया गया। इससे निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ा और उसका असर नतीजों पर दिख रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने भले ही बंगाल चुनाव में अपने तमाम संसाधन झोंक दिए हों, वह भी जानते थे कि सत्ता हासिल करने की राह इतनी आसान नहीं होगी। राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर पार्थ प्रतिम चक्रवर्ती कहते हैं, बीजेपी के केंद्रीय नेताओं को बंगाल की जमीनी